बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। अगर हम इस एक्ट को खोल कर देखें तो हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीफ इसमें मिलेंगे। इस एक्ट में बताया गया है कि पार्टीज़ को क्या क्या रेमेडीज़ प्रोवाइड की जा सकती हैं अदर देन दी डैमेजेस। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 में जो सबसे पहले रिलीफ एक्सप्लेन किया गया वो है सूट फॉर पोजेशन, जिसको हम कहते हैं दावा दखलियाबी। जब कोई पार्टी अपनी पोजेशन की रिकवरी के लिए जो सूट फाइल करती है, इन सिंपल वर्ड, अगर किसी बंदे की प्रॉपर्टी जो है उसको उस प्रॉपर्टी से रॉन्गफुली डिस्पोजेस कर दिया है, तो इसके बाद जो पार्टी है, जो बंदा है जिसको डिस्पोजेस कर दिया है, वो अपनी पोजेशन वापस लेने के लिए दावा दायर करेगा और इसको कहते हैं सूट फॉर पोजेशन यानी दावा दखलियाबी। ये फर्स्ट रेमेडी है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी की हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हो। मूवेबल प्रॉपर्टी यानी मनकूला जायदाद और इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी गैर मनकूला जायदाद को कहा जाता है। इस पोजेशन को हासिल करने के लिए जो रेमेडी इस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 में बताई गई है वो सेक्शंस डील करती हैं। सेक्शन 8 to 11 ये सेक्शंस डील करती हैं फर्स्ट रेमेडी को। सेक्शन 8 और सेक्शन 9 इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में है और सेक्शन 10 और 11 जो है ये मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। इस एक्ट में जो सेकंड रेमेडी है वो है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्रैक्ट, यानी कि किसी पार्टी ने, दो पार्टीज़ हैं जो उन्होंने आपस में कोई कंट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए एक एग्रीमेंट किया था और कुछ टाइम बाद जो है जिस पार्टी ने कोई कंट्रैक्ट किया है दूसरी पार्टी के साथ तो वो उससे मुकर जाती है, वो आधा कंट्रैक्ट परफॉर्म करती है और फिर आधे रास्ते में वो छोड़ देती है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कर देती है, मज़ीद उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से इनकार कर देती है। तो दूसरी पार्टी जो है वो ये चाहती है कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाए, जिस तरह से एग्रीमेंट में बयान किया गया था सेम उसी तरह से इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाए। तो इस सूरत में दूसरी पार्टी जो है एक सूट फाइल करेगी पहली पार्टी के अगेंस्ट कि वो पार्टी जिसने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से इनकार किया था उसके खिलाफ एक सूट फाइल करेगी जो कि होगा सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो कि इस एक्ट में सेक्शन 12 से सेक्शन 30 तक एक्सप्लेन किया गया है इसके बारे में, यानी सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में। इन रिलीफ और इन सेक्शंस के बारे में हम तभी फुली डिटेल से समझ पाएंगे जब हम बेयर एक्ट से इसको रीड आउट करेंगे। जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे सेक्शन वाइज तो ये समझ आ जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत लेंथी टॉपिक है तो इसको सेक्शन वाइज डिस्कस करने से ही जाके समझ में आना है। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो हमारे पास तीसरी रेमेडी आ जाती है वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं कि इंस्ट्रूमेंट क्या और रेक्टिफिकेशन क्या है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि लीगल डॉक्यूमेंट्स, जब भी कोई दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो एक डीड तैयार करती हैं जो रिटन फॉर्म में होती है। इस डीड के थ्रू राइट्स जो हैं कन्वे किए जाते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब देखते हैं कि रेक्टिफिकेशन क्या है। रेक्टिफिकेशन का मतलब ये है कि जब जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हैं, उनमें कोई गलती आ जाती है, उस गलती की दुरुस्ती के लिए हम जो सूट फाइल करेंगे उसको बोलेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हमारे पास अब फोर्थ रेमेडी आ जाती है रिसेशन ऑफ कंट्रैक्ट। यहाँ पे हमारे पास रिसेशन का मीनिंग आ जाते हैं यानी कैंसिलेशन। रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि जब पार्टीज़ ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट या तो वाइडेबल हो गया या फिर अनलॉफुल हो गया, तो फिर उसके बाद जो है कैंसिलेशन के लिए दावा दायर करेंगे। तो इसके लिए आप ये सूट फाइल करेंगे कि फॉर द कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 35 से लेके सेक्शन 38 तक। नेक्स्ट हमारे पास जो रेमेडी आ जाती है वो है डिक्लेरेटरी डिक्री। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। इसको अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये आ जाता है हमारे पास दावा इस्तकरार हक या दावा इस्तकरारिया, यानी सूट फॉर डिक्लेरेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा कोर्ट में आता है इन ऑर्डर टू डिक्लेयर समथिंग,
तो यहाँ पे ये जो डिक्लेरेशन है ये उसके नाम के मुतालिक भी हो सकती है, उसके किसी राइट के मुतालिक भी हो सकती है कि कोर्ट से आर्डर पास कर दे, ये ऐलान कर दे कि ये जो राइट्स है इस बंदे के इसके साथ ताल्लुक है, ये बंदा इस राइट के साथ बिलोंग करता है, कोई दूसरा बंदा इस राइट में कोई इंटरफेयर ना करे। इस सूट के बाद जो डिक्री पास की जाती है उसको कहते हैं डिक्लेरेटरी डिक्री। ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सेक्शन 42 और 43 में एक्सप्लेन की गई है। नेक्स्ट नंबर 6 रेमेडी जो हमारे पास आ जाती है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। ये तब होता है कि जब आप कोर्ट में जाके कहते हैं कि किसी प्रॉपर्टी पे रिसीवर मुकर्रर कर दिया जाए, तो तब वहाँ पे अपॉइंटमेंट रिसीवर की जाती है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सेक्शन 44 अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर को डील करती है। अब हमारे पास सबसे आखिरी लास्ट रेमेडी आ जाती है, वो है इंजंक्शंस। तो यहाँ पे हम इसका अलग से भी एक टॉपिक बनाएंगे। अभी सिर्फ ये इतना देख लेते हैं कि इंजंक्शंस क्या है। इंजंक्शंस ये है कि जब कोर्ट ऑर्डर करेगी टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, इन सिंपल वर्ड्स यानी हुक्म इम्तनाई। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंजंक्शंस एक्सप्लेन की गई हैं, जिन्हें सेक्शंस डील करती हैं 52 से 58 तक। हमने यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 की तमाम तक और उसमें जितनी भी रेमेडीज़ मिलती हैं उनको वन बाय वन डिस्कस कर लिया है। अब इनको मज़ीद एक्सप्लेन हम अलग से टॉपिक बना के करेंगे। प्रैक्टिकली देखा जाए तो सिविल लॉज में, सिविल केसेस में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सिविल में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है। ये था आज का स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का एक सरसरी सा इंट्रोडक्शन। आई होप कि आपको समझ आया होगा अगर वीडियो को आपने फुल वॉच किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।